गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यहाँ मेरे सामने ही नर्मदा में यहाँ बह रही है और दोनों किनारे फुल हो गए हैं। इतना सा बढ़िया नज़ारा है। सामने का गांव है, उसके सब सीढ़ियाँ भी डूब चुकी है। और ये नज़ारा का तो मज़ा तो एक है, पर इससे दूसरों को तकलीफ न हो, माल हानि जान हानि न हो, ये भी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि जब हम अध्यात्म के पथ पर है तो एक एक्सटर्नल कंसिडरेशन एक बहुत महत्व का एक अंग होता है कि हमें दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। कभी कभी कभार हमारी मजा के लिए हम दूसरे का दर्द पीड़ा को भूल जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि भाई सबकी सलामती, सबका सुख शांति सब बना रहे। पर चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें तो ज्यादा से ज्यादा दुख की ही बात आती है। हम कितने दिनों से दुख की सफरिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि रितावरिया जी का कहना है कि अगर सफरिंग नहीं आएगा तो आप जाग नहीं पाओगे। तो इसीलिए प्रकृति हमें बार बार जगाने के लिए सफरिंग देती रहती है। हालांकि बहुत कम लोग सफरिंग के दौरान जाग पाते हैं, या कोई जाग भी पाता है तो क्षणिक जागता है और फिर गहरी नींद में चला जाता है। ये एक प्रकृति की गेम है और इसे हमें धीमे धीमे ऊपर उठना है। हमारा प्रयत्न यही रहना चाहिए कि कितनी जागृति हम दिन भर में बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हर बार हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि भाई जो साथ में आने वाला है, या जो हमारा जो कोई भी जो गेन है, जो हमारा जो हम जो कुछ इकट्ठा कर सकते हैं और फिर आगे ले जा सकते हैं, ये यही चीज है, जागृति है, या रिजल्टेंट इंटेंसिटी का स्कोर है। ये सब चीज है जो हम आगे ले जा सकते हैं। तो इतना हमेशा प्रयत्न रहना चाहिए कि कम से कम दिन में थोड़ी थोड़ी देर में जागृति आ जाए, बनी रहे। चाहे वो स्थूल लेवल से शुरुआत हो उसकी, चाहे बॉडी लेवल से शुरुआत हो, पर वो कुछ होना चाहिए। और जीवन में बहुत कुछ बनता रहता है और इससे हमें बहुत कुछ सीखना भी मिलता है। आगे हम देखेंगे कि जो हमारा जो सफरिंग है और इसका जो एक्सपीरियंस है, उससे ही हमारा सोल या हमारा जो जीव है वो रिच होता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लाइफ में आते हैं और इसका उपयोग हमें ऊपर उठने के लिए करना है। साथ में हम लास्ट टाइम में सेल्फ पीटी की भी बात करते थे, इसमें देखा था किताब में। तो मुझे बाद में एक बात रितावरिया जी ने बताई थी, वो याद आई है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने एक मेरी बेकर का एक इंसिडेंट कहीं पर लिखा है। तो सेल्फ पीटी जो होता है उसका एक एग्जाम्पल उसमें मिलता है हमें। मेरी बेकर थी, वो क्रिश्चियन साइंस की प्रणेता थी और उसने ये क्रिश्चियन साइंस का की स्थापना की थी, इस इंस्टीट्यूट की। तो एक बार वो उसकी कजिन सिस्टर को मिलने गई थी। वो पथारी में बेड पर लेटी हुई थी और बाइबल में से कुछ प्रार्थना कर रही थी। और बहुत सी पीड़ा उसके बॉडी के अंदर थी, उसके मन के अंदर भी अशांति थी। तो बेकर उसको सजेस्ट किया कि तू एक गहरा श्वास ले और श्वास छोड़ती जा और सबको माफ करती जा। ये तेरे सब जो प्रॉब्लम है, वो तूने जो सब कुछ पकड़ के रखा है, तो किसी को माफ नहीं कर सकती है। इसीलिए ये सब तेरी शारीरिक मानसिक पीड़ाएं हैं। तो पहला काम ये कर के तू सब ये बाइबल को पढ़ना छोड़, सबको माफ करना सीख। तू पहले सबको माफ कर। पर
उसकी कजिन थी, वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थी, तो उसकी बात सुन के गुस्सा में आ गई और उसको बोलने लगी कि तेरे अंदर डेविल पड़ा है और तुझे ये सब बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। तुझे पता नहीं मैंने इस जन्म में क्या क्या झेला है, मैं कितने दुखों से गुजरी हुई हूँ। ऐसा वैसा वो अपना एक एक्सक्यूजेस बनाने लगी। उस समय तो बेकर ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद में बेकर ने बताया कि मैं भी कितने पेन से गुजरी हूँ और उसकी अपनी स्टोरी भी उसको बताई और कहा कि भाई तुझे जो जो अन्याय हुआ है उससे ज्यादा मुझे अन्याय भी हुआ है, पर एक ही इसका रास्ता है कि जिसने जो हमें किया है वो किया, वो तो वो जाने। हमें तो सबको माफ करना ही पड़ेगा। अगर हम माफ नहीं करेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे, तो उसमें नुकसान हमारा ही है। तो ऐसा कह के फिर वो चली गई। तो ये जो सेल्फ पीती उसकी सिस्टर के अंदर थी, उसकी वजह से वो कुछ एक्सेप्ट ही कर नहीं रही थी, अपने बारे में ही सोच रही थी, अपना 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 ही करती रही। पर ये एक बहुत अच्छी सीख है कि दूसरों को माफ नहीं कर सकते। अभी जैनों का ये अ, जो त्योहार था पर्युषण का, उसमें वो कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। तो वो यही चीज की सीख देते हैं कि भाई हमें दूसरों को क्षमा देना चाहिए और दूसरों से क्षमा लेनी चाहिए। क्योंकि ये बुद्ध किताब में भी बताते हैं कि भाई जागृति के अगेंस्ट जो सबसे बड़ा कोई ऑब्स्टिकल है, वो ये सेल्फ पीटी है। क्योंकि उससे हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। जो सेल्फ पीटी के विचार करते रहते हैं तो वो कभी भी जागृत तो हो ही नहीं सकते। जब आप सेल्फ पीटी में है तो जागृति की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसीलिए ये सेल्फ पीटी से ऊपर उठना है और ऐसी बहुत सारी चीजों से ऊपर उठना है। कृष्णमूर्ति के जीवन में भी एक बड़ी सी घटना हुई थी सफरिंग की, और उसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। तो वो और उनके छोटा भाई नित्यानंद करके था, वो दोनों इंग्लैंड में रह रहे थे। और 1922 की 1922 के अंदर उसका छोटा भाई बीमार हो गया और बहुत बीमार हो गया। पर उस समय के उनके जो कोई गुरु थे, उसने बताया था कि भाई हम उसको मरने नहीं देंगे। फिर भी उसका डेथ हो गया और उससे कृष्णमूर्ति बहुत गहरी शोक में डूब गए थे। इतना गहरी उनको चोट लगी थी। पर इस चोट के साथ साथ उसके अंदर वो जो अंदर उतरे, तो उसके साथ रहने पर उसका एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर उसको सब समझ में आया, ये दुख क्या है, ये सब क्या है, ये रमत क्या है, ये एक लगाव क्या है, ये सब उसकी समझ में आया। और फिर उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपने आप में इंडिविजुअली सब उपदेश देना शुरू किया था। तो हम महापुरुषों के जीवन में देखते हैं, उन लोगों को भी सफरिंग सफरिंग से गुजरना पड़ता पड़ता है और पड़ता था। पर हम सफरिंग से डर जाते हैं, तो फिर आगे हमारा उत्थान हो नहीं सकता है। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ, पेज नंबर 271, सेकंड पैराग्राफ। Everyone is not the same, and one's soul is the result of his experiences and suffering. तो हमारा जो जीवात्मा है, वो जो बना है, उसका जो घड़तर होता है, उसका जो नर्चरिंग होता है, वो उसका जो सफरिंग में से जो पसार होता है या उसके जीवन में और जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उससे ये उसका जो सोल है वो बनता है और रिच होता जाता है। As our goal is immortality, I wonder why we are not given more suffering. ये बहुत गहरी बात की है उन्होंने। हम तो सफरिंग से डरते हैं, छोटा मोटा सफरिंग आते हैं तो हमारा हमारे अंदर एक एस्केपिज्म आ जाता है कि कब कैसे सफरिंग से हम मुक्त हो सके।
तो ये तो कहते हैं कि अगर आपको जागना है, आपका गोल इमॉर्टलिटी है, तो आपको सफरिंग को तो इनवाइट करना चाहिए। आपको क्यों सफरिंग ज्यादा नहीं मिल रहा है? मुझे ऐसा आश्चर्य होता है, ऐसा ये कहते हैं। पर ये बहुत गहरी बात है। सामान्य आदमी जो है वो ज्यादा सफरिंग झेल नहीं सकता है, तुझ जाता है। और प्रकृति भी ये समझती है, तो जिसकी जैसी सहन शक्ति कैपेसिटी होती है, इस तरह धीरे 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 प्रकृति उसको सफरिंग देके जागृत करने का प्रयत्न करती है। ऑल मैन रिक्वायर फ्रिक्शन ऑफ ऑल लेवल टू इम्प्रूव देयर लेवल ऑफ बीइंग। तो अगर हमारा लेवल ऑफ बीइंग को इम्प्रूव करना है, हमारे अंदर जो हमारा होनेपन है, हम जो अंदर से उसको इम्प्रूव करना है, तो सबके लिए ये फ्रिक्शन जो है वो जरूरी बन जाता है। वन मीट्स वंस फेट ऑन द रोड वन टुक टू अवॉइड इट। ये भी एक बहुत गहरी समझने की बात है इसके अंदर, कि हम जो जो हमारे भाग्य, जो हम जब जन्मते हैं तो कुछ तो हमारा प्रारब्ध फिक्स हो जाता है। बाद में कुछ कुछ जैसे जीवन आगे चलता है उसके मुताबिक प्रारब्ध बनने लगता है, पर कुछ प्रारब्ध जो है वो बन जाता है। तो वो कहते हैं कि जो प्रारब्ध आपका बन चुका है, उसको आप अवॉइड करने के लिए दूसरा रास्ता लोगे, तो भी वो कहीं ना कहीं आपको आगे आगे आके तो मिलने वाला ही है। तो आपको उससे बचने का प्रयत्न नहीं करना है। और रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी एक यही बात हुई थी कि उनका प्रारब्ध तो एक कुछ लिखा चुका था, जिसमें कुछ शारीरिक घटना या कैंसर जैसी कुछ चीज बनने वाली थी। पर उनके प्रयत्न से, आध्यात्मिक प्रयत्न से वो तो ऊपर उठ चुके थे। बाद में कैंसर उनको हुआ था। तो तावरिया जी इस घटना को इस तरह इंटरप्रेट करते थे कि भाई रामकृष्ण परमहंस तो लिफ्ट से ऊपर चले गए, पर जो उनका जो जो प्रारब्ध था वो सीढ़ी चढ़कर उसको ऊपर मिलने के लिए आ गया। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कुछ चीज ऐसी होती है कि जिसको हम जीवन में अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि जिसको भुगतने ही पड़ते हैं। तो उसके लिए फिर एस्केप करने का प्रयत्न नहीं करना है। सो डू नॉट थिंक अबाउट एस्केपिंग। तो इसलिए ये जो प्रारब्ध है उसको छटकने का प्रयत्न नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मिंग नेगेटिव इमोशंस मस्ट बिकम है हैबिट। अब जो नेगेटिव इमोशंस तो हमारे अंदर बनती ही रहती है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने का भी मौका मिलता रहता है। तो अगर ध्येय होता है तो एक ऐसी हैबिट बननी चाहिए कि भाई नेगेटिव इमोशंस आती है तो उसको किस तरह हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है तो नेगेटिव इमोशंस आने पर 3 स्टेप तो चालू कर देना ही चाहिए, ताकि नेगेटिव इमोशंस ज्यादा बढ़ ना पाए। और 3 स्टेप के साथ रहेंगे तो हो सकता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए। इफ वन इज अवेक वन डज नॉट नीड फ्रिक्शन, बट इफ वन इज अस्लीप वन नीड्स। तो बार बार कहते हैं कि भाई आपको फ्रिक्शन दिया जाता है क्योंकि आप सोए हुए हैं, आप निद्रा में हैं। अगर आप जाग गए तो फिर फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने बताया, इस तरह कुछ प्रारब्ध से छोटे मोटे फ्रिक्शन आते हैं, सफरिंग आता है, पर वो कोई उसका कोई इसको ये नहीं होता है। वो उसके जीवन के अंदर उसको जो झेलना है इसके लिए वो आ जाता है। बाकी जो नॉर्मली जो सफरिंग हमें आते हैं, तो वो अगर जागृति आ गई तो फिर ज्यादा सफरिंग। और ये इस बात को हम दूसरे ढंग से भी सोच सकते हैं कि जो बेहोशी में गलतियां होती है इससे ज्यादा सफरिंग आती है। किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ कुछ और हो गया, या कोई हमने गलत डिसीजन ले लिया, ये सब बेहोशी में होता है ना। तो बेहोशी में अगर गलत कर लेते हैं तो वो सफरिंग तो आएगा ही। फिर हम कहते हैं कि ये भगवान ने भेजा है या फिर प्रारब्ध में है, कुछ भी हो। पर अगर जागृति है तो अपने आप में सफरिंग जो है वो कम होते जाएगा, क्योंकि गलती हम कम करेंगे। फिर तो जो एक नेचर से कुछ होता है वो अलग बात है, पर हमारी वजह से जो ये आता है सफरिंग, वो आना कम हो जाएगा। तो इस तरह भी हम इस चीज को देख सकते हैं।
It is a law that one must transform negativity in order to awake in order to awaken. तो एक कुदरत का एक कायदा है, कानून है कि जागृति के लिए नेगेटिव इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस का मतलब क्या है कि जब नेगेटिविटी आती है तो उस समय एक एनर्जी एक्टिवेट होती है। नॉर्मल कोर्स में हम पैसिव होते हैं, एनर्जी नहीं ज्यादा एक्टिवेट होती है। पर जब नेगेटिव इमोशंस आती है या मानो कि गुस्सा आया तो गुस्सा के साथ एक एनर्जी एक एक्टिवेट हो जाती है और उस समय उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो एक हमारा एनर्जी का लेवल एक बढ़ जाता है। इसीलिए ये कहते हैं कि जागृति के लिए ये नेगेटिव इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। जैसे ये ट्रांसफॉर्म होगी तो एक अवेकनिंग की एक प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। नेगेटिव इमोशंस आर ऑलवेज कंसर्न्ड विथ समथिंग स्मॉल। और ये भी हम देखते हैं जीवन के अंदर कि छोटी छोटी चीजों में हम नेगेटिव बन जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं। कुछ चाह ऐसा नहीं हुआ, अनचाहा हो गया, समय के ऊपर चाय नहीं मिल गई या खाना अच्छा नहीं मिला या और किसी ने कुछ और गड़बड़ कर दी, ऐसी छोटी छोटी चीज होती है, उसमें हम नेगेटिव बन जाते हैं। तो इस तरह स्मॉल चीजों से जो नेगेटिविटी आती है उससे हम बच सकते हैं। अ mere trifle console us a mere trifle consoles us because a mere trifle distress us। तो जो ऐसी जो क्षुद्र बातें बनती रहती है उससे हमें एक आश्वासन तो मिलता है और वो ऐसी छोटी छोटी बात होती है उससे ही भी हमें पीड़ा मिलती है। तो ये छोटी जो ट्राइफल चीज जो होती है उससे हमें ऊपर उठने का प्रयत्न करना है, थोड़ा सहन करने का प्रयत्न करना पड़ता है। छोटी छोटी बात में एक्साइट हो जाना वो अच्छी बात नहीं है। फिर एक मिल्टन का कोटेशन है, आई आर्ग्यू नॉट अगेंस्ट हेवंस हैंड। तो जो कुदरत का कानून है, कुदरत का कायदा है, उसके आगे मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ, मैं कोई दलील नहीं करता हूँ, ऐसा मिल्टन कहते हैं। पर कब कहते हैं? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग। तो जब मिल्टन ने सफरिंग को ट्रांसफॉर्म कर लिया था उसके बाद उसने कहा कि भाई मुझे अभी कुदरत के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जो उसका कहने का मतलब कि उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गया कि जो कुदरत कर रही है तो वो उसको करने दो, उसका जो कानून है उसको अप्लाई होने दो, उसके विपरीत मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो एक मिल्टन एक अंधा कवि था और उसने बहुत दुख झेला था और उसके बाद उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था और उसने जो जो काव्य लिखे थे बहुत गहरे थे। इसी तरह जो बिथोविन था, वो बिथोविन बहुत बड़ा म्यूजिशियन था पर वो बहरा था। अब देखो एक कैसी विचित्रता है, एक बहरा आदमी था जो संगीत को सुन ही नहीं सकता है, उसने इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी क्लासिकल सिम्फोनी बनाई थी। तो कुदरत की भी एक विचित्रता देखो, जो सुन नहीं सकता है वो ही कुछ सर्जन कर लेता है। और मिल्टन अंधा था और उसने सफरिंग के बाद उसने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी थी। He said this is only later when he had awakened, for earlier he had rebelled against heaven। तो कहते हैं कि मिल्टन भी पहले तो ये कुदरत के प्रति एक विरोधी था, रिबेलियन था, पर जब वो जाग गया तब उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गया कि हाँ ठीक है, यही सही है। इन हिज पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसकी एक पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंदर वो कहता है, लिखता है, ही आस्क डज गॉड एक्सपेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। एक कुछ अटपटा सेंटेंस है, डज गॉड एक्सपेक्ट डे लाइट लेबर डे लेबर लाइट डिनाइड।
तो मुझे लगता है इसमें ये कुछ ऐसा कहना चाहता है कि अ, भगवान क्या ऐसा चाहता है कि मैं अंधा हूँ, इसीलिए मतलब मेरे अंदर लाइट नहीं है देखने की, इसीलिए मैं कोई क्रिएशन मैं ना करूँ, कोई लेबर मैं ना उठाऊँ, ऐसा वो काव्य के अंदर कुछ कहने का प्रयत्न करता है कि वो अंधा था, इसलिए वो ऐसा कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा है कि डज गॉड एक्सपेक्ट, क्या भगवान ऐसा सोचता है कि मैं अंधा हूँ, इसीलिए मैं कोई रचना, कोई लेबर न करूं, इसको डिनाई करूं। नो सफर साइन ऑफ स्लीप एग्जिस्ट देन अ नेगेटिव इमोशंस। तो स्लीप की साइन क्या है? हम निद्रा में हैं, उसकी साइन क्या है? नेगेटिव इमोशंस। जब जब नेगेटिव इमोशंस आती है, समझ लेना हम बेहोश है। कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते, न कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं मैं तो जागृत हूँ, ये तो गुस्सा तो आ गया पर मुझे पता था, मैं तो जागृत ही था अंदर से। तो वो झूठ बोल रहा है, एक्सक्यूजेस बना रहा है। नेगेटिव इमोशंस और बेहोशी साथ साथ नहीं चल सकती। इमेजिनरी प्रेशर्स are responsible for many negative emotions, most of which originate in the solar plexus. तो बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस के कारण जो होता है वो इमेजिनरी प्रेशर्स होता है। मतलब कि कई चीजें तो वास्तविक नहीं होती है, एक भय के कारण हम कुछ इमेजिन कर लेते हैं और वो नेगेटिविटी में बदल जाती है। जैसे कि भय, तो अभी सांप्रत काल में ये सब कोरोना वगैरह चल रहा है, तो एक भय की ग्रंथि बहुत लोगों के अंदर पाई जाती है कि भाई एक भय से एक इमेजिनेशन चालू हो जाता है, मुझे ये लग गया तो क्या होगा, मैं अगर बीमार हो गया तो क्या होगा, ऐसा वैसा इमेजिनेशन चलता रहता है। और उसका जो सेंटर क्या है, सोलार प्लेक्सस है। हमारे अंदर जो नाभि चक्र है, वहाँ जो सोलार मतलब कि मणिपुर चक्र है, कि जहाँ की ये एनिमल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर पड़ी है, वो एक कारण है कि जो हमें भय को भय के अंदर ले जाता है और भय भय के जो इमेजिनेशन है उसकी इमेजिनेशन इमेजिनेशन करवाता है। तो मणिपुर चक्र के ऊपर काम करना पड़ता है और इसीलिए तावरिया जी ने खास इसके ऊपर भार दिया है। सेकंड एक्सरसाइज जैसे हम रिफाइनिंग में करते हैं बार बार, तो वो भी इसीलिए कि ये सोलार प्लेक्सिस हमारा कंट्रोल हो जाए। एक्सपीरियंस हेल्प्स एट टाइम पासिस, एक्सपीरियंस हेल्प्स एज टाइम पासिस। तो जैसे जैसे ये सफरिंग के अंदर टाइम पास होता जाता है, उसके साथ में एक हमें मदद भी मिलती है। जब हम सफरिंग में होते हैं तो एक प्रार्थना होती रहती है एक हेल्प के लिए, और सफरिंग कुछ पॉइंट पर आगे बढ़ता है, उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं से एक हेल्प भी हमें मिल जाती है। तो सफरिंग थोड़ा तो सहन करना पड़ता है, उसके बाद में हमें मदद मिल सकती है। It is a miracle to turn water into wine, that is knowledge into understanding. तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कब बनती है? सफरिंग से गुजरते हैं, जैसे हमने ऊपर मिल्टन का एग्जांपल देखा ना, कि जब सफरिंग से आदमी गुजरता है तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। और ये वो जैसे कि एक पानी को वाइन बनाने जैसा है, वाटर को वाइन बनाने जैसी एक एक मिरेकुलस चीज बन जाती है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, अभी हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है ऐसा नहीं है। हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर नॉलेज जो है और वो हमने इकट्ठा कर लिया। अभी जब सफरिंग आता है तब इस नॉलेज का उपयोग करके हम सफरिंग को झेलते हैं, तो वो फिर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। द एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशन इज मैकेनिकल एंड डीपली प्रोग्राम्ड इनटू आवर बॉडी ब्रेन सिस्टम। तो एक
नेगेटिव इमोशंस हम करते हैं, इसका एक कारण ये है कि हमारे अंदर एक प्रोग्राम ही ऐसा हो गया है। हमारा सबकॉन्शियस के अंदर या हमारा जो लोअर साइकिक नेचर है, उसके अंदर एक प्रोग्राम बन गया है। प्रोग्राम कुदरत ने नहीं बनाया है, पर हमारी हैबिट की वजह से ये प्रोग्राम बन गया है। तो अभी वो मैकेनिकली वो नेगेटिव इमोशंस आती रहती है। बुद्धा यूज्ड टू ईट व्हाटएवर फेल इनटू हिज बेगिंग bowl। जब भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने जाते थे, तो वो उसकी कोई डिमांड नहीं थी। वो अपना जो बेगिंग बॉल था, जो भिक्षा पात्र था, वो सामने कर देते थे। उसमें जो अ, सामने वाली व्यक्ति को जो डालना था, वो डालते थे। यहाँ तक कि उसको फिर वेज और नॉन वेज का भी वहाँ कोई उसमें ये नहीं होता था। मतलब कोई डिमांड नहीं रहती थी कि भाई हम तो ऐसे है, हम बुद्ध पुरुष है, हम तो वेजिटेरियन है, ये हमें वेजिटेरियन फूड ही चाहिए, या ऐसा कोई डिमांड नहीं था। मतलब कि जो प्रकृति से आ रहा है, उसके अंदर कोई उसको उसको कोई डिनाइल डिनायल फैक्टर ही उसके अंदर काम नहीं करता था, वो एक्सेप्ट कर लेते थे। We can transform negativity only when we understand that we gain nothing by expressing it and gain everything by resisting it। तो न हम जानते समझते ये सब, फिर भी छूट हमसे छूट नहीं सकता। जानते हैं कि भाई नेगेटिविटी से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, फिर भी उसको पकड़ते रहते हैं। और ये भी जानते हैं कि अगर नेगेटिविटी से हम मुक्त हो गए, उसको रेजिस्ट करते हैं, तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी ना हमें कोई इच्छा होती है उससे मुक्त होने की, ना कोई हमारा प्रयत्न होता है। नेगेटिविटी आ गई तो हम उसके भोग बन जाते हैं, उसके साथ उसको रेजिस्ट करने का प्रयत्न ही नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी एक वीकनेस है। What a waste negative emotions will have been to us at the end of our lives, to have wasted a part of our precious life that way। तो जो नेगेटिव इमोशंस है, वो हमारे जीवन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको वो वेस्ट कर देता है, वो व्यर्थ निकम्मा बना देती है। और जब जीवन का अंत आता है, तब अगर हम देखते हैं, तो पता चलता है कि अरे, ये मेरी प्रेशियस लाइफ जो इतनी कीमती कीमती जीवन था, तो ज़्यादातर तो मैंने इसको नेगेटिविटी में ही व्यर्थ गवा दिया। तो ऐसा बहुत लेट फील होता है, पर उस समय फिर हम कुछ नहीं कर सकते। सम शॉक्स show us how much potential we have and are not using। तो ये शौक है, वो भी किस लिए उपयोगी है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल पड़ा है, हमारी शक्ति क्या है, उसको हमें जानी नहीं होती है। और जैसे सफरिंग से आदमी गुजरता है, उसके बाद उसके अंदर एक एक नया आत्मविश्वास आ जाता है, एक नई ताकत आ जाती है। उसको पता चलता है कि नहीं, मैं और भी कुछ झेल सकता हूँ, मैं और चीज़ों से भी पास हो सकता हूँ। तो ये जो है, वो सफ़रिंग ही या शौक जो होते हैं, वही हमें बताते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ पड़ी हुई है, पर डोर्मेंट फ़ॉर्म में है। अगर हम इसे शौक के अंदर उसको जगाते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा हमें शौक के दौरान महसूस होता है। देयर इज़ नो ड्वेलिंग ऑन वन्स लॉस। तो जो जो कुछ लॉस होता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमें तो अगर लॉस के ऊपर ध्यान दिया, तो सफरिंग का जो मोटिव है, वो चला जाएगा। लॉस के ऊपर ध्यान देना ही नहीं, जो सफरिंग है, उसके प्रति ध्यान देना है। लॉस के ऊपर अरे इतना घाटा हो गया, इतना घाटा हो गया, तो फिर जी तो है अंदर जलने लगेगा, तो सफरिंग का कोई पर्पज नहीं बनेगा। To be aware, to be awake, and yet to experience hatred cannot occupy the same space within us। वो हमने आगे जैसे बात की, इसी तरह कोई भी नेगेटिविटी है और हम कहते हैं कि भाई हम अवेक है, हम जागृत हैं, वो कोई सेम स्पेस के ऊपर ये चीज बनती नहीं है। वो दोनों विरोधी चीज है। तो अगर आप हैट्रेड में हैं, आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर और कुछ ईर्ष्या है,
और कहते हैं कि मैं जागृत हूँ, ये दो चीज नहीं हो सकती। कोई भी नेगेटिव इमोशंस के साथ जागृति हो नहीं सकती। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हम जागृत है और अगर थोड़ी छोटी मोटी नेगेटिविटी आती है तो हम देख सकते हैं कि हाँ भाई ये आ रही है, थोड़ा सा, बहुत नॉट फोर्सफुल। अगर फोर्सफुल है तो देख नहीं सकते, पर छोटी अगर है तो देख सकते हैं कि देखो ये नेगेटिविटी आ रही है। तो वहीं से हम अगर उसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं तो वहाँ वो समाप्त तो हो सकती है। पर अगर उसका फोर्स ज्यादा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लीव मी then to fulfill the will of the gods and to follow whither they lead, said Socrates। तो कहते हैं कि मुझे छोड़ दो और कुदरत को जो करना है, जो वो उसकी जो इच्छा है उसको होने दो। वो कुदरत ही मुझे लीड करेगी। तो ये सोक्रेटिस कुछ ऐसा कहते हैं। और हमने देखा कि सब महात्मा है वो एक बात तो ये करते हैं कि सबके अंदर हम एक्सेप्टेंस देखते हैं कि जो हो रहा है वो अभी उसका कोई उसको इसका विरोध नहीं करना है, जो हो रहा है उसके साथ साथ जीने का प्रयत्न करना है। The body brain system has many subjective and objective states, but they all can be illusion that take away our precious time। तो बॉडी ब्रेन सिस्टम की एक अवस्था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग अलग होती है। बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो अलग अलग अवस्थाओं में से पसार होता है। अलग अलग उसके अंदर कभी दुख आता है, कभी जैसे कि शरीर के स्तर पर कभी बीमारी आ गई, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर एक एजिंग जो फैक्टर है, तो बॉडी ब्रेन सिस्टम एजिंग के कारण भी उसके अंदर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बदलाव आता रहता है। पर ये जो चीज है वो सब भ्रम है, और वो हम हमारा समय खा जाता है। ये ठीक है, बॉडी के अंदर जो कुछ बॉडी ब्रेन सिस्टम में होता रहता है वो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो हम भ्रमना में पड़ते रहेंगे। वो तो एक प्रकृति अपना काम करती है। हमारा काम तो जो है वो बॉडी ब्रेन सिस्टम के साथ में जागृति का कितना हम प्रयत्न कर सकते हैं, बॉडी ब्रेन सिस्टम को कितना ऊपर उठा सकते, उसको कितना प्योरीफाई कर सकते, वही हमारा एक काम है। द नॉन एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस गिव वन एनर्जी, इट इज साइलेंस अंडर ट्रायल। तो नेगेटिव इमोशंस जो है उसको एक्सप्रेस नहीं करना है, उसका उससे एक एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी है वो जो मौन की कसौटी है उसके अंदर वो एनर्जी को हमें महसूस हो सकता है। वन रीजन इज डिफिकल्ट टू अवेकन इज बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय 6 बिलियन पीपल हु आर अस्लीप एंड स्नोरिंग। ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है, सोचने लायक बात है कि एक आदमी जागृत करने का प्रयत्न करता है पर उसके आजू बाजू का पूरा माहौल है वो ऐसा हो गया है, हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह ब्रुटलिटी है, हर जगह क्रुअलिटी है। और ऐसे माहौल में एक आदमी जागने का प्रयत्न करता है तो क्योंकि इस तरह के जो वाइब्रेशन है, नेगेटिव वाइब्रेशन चारों ओर फैले हुए हैं, वो आदमी को जागने के लिए एक बहुत मुश्किल पैदा करते हैं, एक ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि हम जागने का तो बहुत प्रयत्न करते हैं पर क्योंकि सराउंडिंग ही ऐसा है, पूरी नेगेटिविटी से भरा है, या हम देखते हैं कि जिसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं उसमें एक चीज जो डेवलप होती है एक छोटे ग्रुप में तो वो पूरे ग्रुप में या पूरी सोसाइटी में फैल जाती है। और अभी हमने देखा कि जब जब कोरोना शुरू हुआ मार्च अप्रैल के अंदर, तो शुरुआत में भय की एक लहर उठी और धीरे 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 करके पूरी सोसाइटी को उसने पकड़ लिया। तो वो क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो काम करती है तो एक के अंदर उठती है, फिर दूसरे के अंदर उठती है, फिर धीरे 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 करके वो चीज सबको पकड़ लेती है। क्योंकि ये सब खेल तो आफ्टर ऑल वाइब्रेशंस का है। तो इस तरह
ये जो है हमारे आजू-बाजू भी जो नेगेटिविटी है, एक बार हमारे कुटुंब के अंदर, हमारे फैमिली में या हमारे घर के अंदर ही ऐसी नेगेटिव एटमॉस्फेयर बना होता है कि हमको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है। और ये तो उन्होंने जब किताब लिखी थी तब 6 बिलियन कहा था, अब तो 7 बिलियन से भी ऊपर हो गया होगा। तो ये एक हमारे लिए एक क्या कहते हैं, एक ऑब्स्टिकल, एक पार्ट है जो इस मार्ग पर चलने के लिए एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। पर इसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो हमारी जात को किस तरह हम बचा सकते हैं, बस यही हम देखना है। हम किसी को न उपदेश दे सकते हैं, न किसी को सुधार सकते हैं, न किसी को कह सकते हैं भाई जागृत बन जाओ, ये गलत है, बुरा है। और ऐसा कुछ कहने से कुछ होता भी नहीं है। हर एक का आत्मा अपने आप में, आत्मा को नक्की करना पड़ता है कि भाई मुझे जागृत होना है। और जब उसका आत्मा, उसका जीव एक बार नक्की करता है, अंदर संकल्प उठता है, तो जागने की प्रक्रिया बनती है। और ये सब न सुनने से, न पढ़ने से, न प्रवचनों से, किसी से नहीं होता है। पता नहीं किस चीज से, पर अंदर एक बार आत्मा कबूल कर लेता है। आत्मा मतलब हमारा जीव, सोल, ये कबूल कर लेता है कि अब मुझे जागना है, अब ये यात्रा के ऊपर आगे जाना है, एक संकल्प उठता है, तो फिर यात्रा बनती है। फिर ऐसा नहीं है कि थोड़ा ल्यूकवार्म, हाँ हाँ जागेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ये सब इसमें नहीं चलता है। What does it matter if the whole world cries out against you if you are right? तो कई बार ऐसा होता है, हम सही होते हैं, फिर भी हमारे सामने एक प्रकार का कोई विरोध होता है, हमारे सामने कुछ ऐसी चिल्लाहट आती है, कुछ लोग ऐसा कुछ ये करते हैं। पर अगर हम सच है तो क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम जानते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, अगर अध्यात्म में भी ऐसा होता है, कई बार होता है कि आदमी अध्यात्म का प्रयत्न करते हैं, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उसको ढोंगी बोलते हैं, उसको दिखावा करने वाला बोलते हैं, उसको बोलते हैं नौटंकी कर रहा है, न जाने क्या-क्या कहते हैं, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब आप जानते हैं कि मैं सच्चा हूँ और मैं सच के मार्ग के ऊपर हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Relinquishing negative emotion is indeed a matter of life and death. तो नेगेटिव इमोशंस को छोड़ देना, वो एक जन्म और मृत्यु का प्रश्न बन जाना चाहिए कि नहीं, मुझे अभी इससे ऊपर उठना है। ये बहुत हो गया, अभी मैं नेगेटिव इमोशंस में पड़ा नहीं रहना चाहता हूँ। एक उसको छोड़ने की अंदर एक तमन्ना आ जानी चाहिए, उससे मुझे ऊपर उठना ही है, ऐसा अंदर हो जाना चाहिए। सफरिंग इटसेल्फ इज ए वेस्ट, बस ट्रांसफॉर्मिंग इट इज प्रेशियस। तो सफरिंग जो, अगर आप सफरिंग को खाली-खाली झेलते हैं, हम देखते हैं दुनिया में 99% लोग हैं क्या, सफरिंग आता है, दुःख को झेलते रहते हैं, रोते रहते हैं, ककलते हैं, उससे छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो कोई कुछ वो कोई फ़ायदा कारक चीज़ नहीं बनती। जब आपको वो उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने का प्रयत्न करते हैं, तब वो प्रेशियस बन जाती है, वो मूल्यवान बन जाती है। बाकी सफरिंग अपने आप में एक आदमी को परेशानी होती है, तो उससे क्या फ़ायदा है? जो आदमी को कोई न जागने का कोई ध्येय है, न जागने के लिए कोई उसकी समझ है, उस आदमी को दुःख आता है तो उससे क्या, वो तो दुखी होता है उससे, और फिर अपने आप में समय बदलता है और वो फिर सुखी हो जाता है, दुःख को भूल जाता है। तो वो तो सुख-दुःख की साइकिल में चलता रहता है। वो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो सफरिंग अपने आप में कोई मूल्यवान नहीं है, पर जब इसको ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, तब वो मूल्यवान हो जाता है। Our human hearts is so great that there is almost no limit to what it can transform. तो भगवान ने हमारा अंदर ऐसा दिया है, एक शक्ति दी है हमारे अंदर कि हम लिमिटलेस चीज़ों को हम ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। और जब हम संतों को देखते हैं तो वो लिमिटलेस सफरिंग को, जैसे क्राइस्ट का देखिए हम, कितनी पीड़ा से वो गुजरे थे। उसका जो जो लास्ट पार्ट था, वो हम देखिए, कभी उसका पिक्चर भी देखते हैं तो हम
एकदम ये हो जाते हैं कि एक आदमी ने कितना सफरिंग किया और किस लिए किया। उसका अपना तो कोई स्वार्थ भी नहीं था, फिर भी उसने ये सफरिंग, उसने भी कोई ये नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। वो जो सच्चा था, वो जो सच था उसने बता दिया। उसने फिर ऐसा नहीं कहा कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे सूली पर मत चढ़ाओ। उसने जो कुछ उसको सजा दी गई, उसको जो कांटों का हार पहनाया गया, उसको जो पीड़ाएं दी गई, वो सब उसने झेला। तो ये एक भगवान जी ने हमारे अंदर ऐसी शक्ति दी है कि हम बहुत कुछ सह सकते हैं, पर हम सहना नहीं चाहते, वो अलग बात है। Regardless of what action one takes to develop one's essence, one's efforts must also be accompanied by remaining awake. तो अगर आप आपका एसेंस जो है, आपके अंदर जो सत्व पड़ा है, उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको जो जागृति है, उसकी भी आपको साथ लेना पड़ेगा। ऐसे आप अपने आप में वो जो एसेंस है, वो डेवलप नहीं होता है। जागृति का अभ्यास करते हैं, तो धीरे-धीरे उसके साथ-साथ में आपके अंदर जो एसेंस पड़ा है, जो सत्व पड़ा है, वो डेवलप होगा। बाकी वो एसेंस आदमी का ज़िंदगी भर में थोड़ा बहुत भी नहीं बढ़ता है। जो लेके आता है और जब मर जाता है तो कोई एसेंस में ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़िंदगी भर में उसने कभी भी कुछ जागृत होने का प्रयत्न ही नहीं किया है। तो एसेंस को अगर बढ़ाना है तो जागृति। तो हम बात कर रहे थे एसेंस की। एसेंस को बढ़ाने के लिए हमें जागृति का सहारा लेना पड़ता है। जागृति के साथ-साथ में एसेंस को हम डेवलप कर सकते हैं, वरना ज़िंदगी भर में एसेंस डेवलप नहीं होता है। बट वन मस्ट सफिशिएंटली इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ बीइंग अवेक। तो जागृति का मूल्य हमारे अंदर बढ़ता ही जाना चाहिए। और इसीलिए वो जो एक पतंजलि का एक सूत्र है, जो बार-बार सावरिया जी कोट करते रहते हैं, वही यहाँ भी दिया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी गेन्ड इज सफिशिएंटली वैल्यूड। तो ये महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अंदर आता है कि भाई आप जब कोई चीज को जब इसकी वैल्यू करते हैं, उसको महत्व देते हैं, मूल्य करते हैं, तब आप उसके प्रति कुछ इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं, या इसके प्रति हम कुछ कर सकते हैं। When the object to be gained is sufficiently valued, pain which is yet to come can be warded off। ऐसा पूरा सूत्र है ना, तो वो यहाँ दिया हुआ है। One may be able to extract moments of wakefulness in a day, nevertheless these fragments are your real possessions। तो जो दिन भर में जो हमारे जो वेकफुलनेस है, जागृति है, उसको हम थोड़ी बहुत एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से जो कोई उसका जो सार जो है वो निकाल सकते हैं, और वही हमारा उसकी जो फ्रेगमेंट है, उसके जो जो कण है, अंश है, वही हमारा रियल पोजेशन है। द प्रेजेंट इज द ओनली थिंग ऑफ विच ए मैन कैन बी डिप्राइव्ड, though it can be harsh enough, rightfully demanding its pound of flesh। अब जो प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं फिर से, क्योंकि जागृति के लिए प्रेजेंट मोमेंट में आना तो पहली बात है। प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और हमारी जागृति की यात्रा बनती है। तो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हम जब आते हैं, तो वो चाहे हो सकता है कि वो हार्श हो, मतलब कि निष्ठुर जैसा लगे, फिर भी वो हमारा वो एक हक है, हम उसको राइटफुली डिमांड कर सकते हैं, हम हक से के साथ ले सकते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में आना वो तो हमारा एक हक है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई वो इसके लिए थोड़ा निष्ठुर भी बनना पड़ता है, फिर भी हम प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हम आते हैं तो हमारा डे ड्रीमिंग जो है वो बंद होता है। और डे ड्रीमिंग का बंद होना तो
इस मार्ग के अंदर बहुत 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 जरूरी है। इफ वी आर नॉट अवेक, वी एस्केप फ्रॉम इट into the past or the future by brooding or daydreaming tinged as they are with regret or sorrow and hope and ambition। तो जब प्रेजेंट मोमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? हाँ, पास्ट और फ्यूचर ही होगा ना। डे ड्रीमिंग में चले जाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट नहीं है तो फिर पास्ट और फ्यूचर होगा, या ब्रूडिंग और डे ड्रीमिंग होगा, या फिर दुख होगा, या फिर आशा निराशा होगी। ये सब होता है कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बार बार प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट से ही हम जागृति की यात्रा कर सकते हैं, वरना डे ड्रीमिंग इस सब में हम चले जाएंगे। अब बहुत एक अच्छा सा एक उनकी एक बात आई है, वो हमें हमेशा याद करनी चाहिए। एक एक बात उन्होंने कही है, बहुत गहरी बात है। 6 billion people on earth have not discovered the value of 3SRB, the one sure factor leading to being awake, always awake. And what is worse for them, they do not want to hear or practice. They do not know what they are missing, and some even on being told endlessly the benefits of 3SRB are yet asleep। ये एक इनकी पीड़ा है कि लोगों को बार बार बताते हैं कि ये थ्री स्टेप आप देखो। उनका जो पूरा साहित्य है, हर हर एक पेज के ऊपर उन्होंने 3SR के बारे में लिखा है, उसके बेनिफिट के बारे में लिखा है। हम ये सब सुनते आते रहे, 20-25 सालों से सुनते आते रहते हैं, पर ये सब हमारे लिए लिखा है कि जैसे हमारे बहरे कानों में कभी ये पड़ता ही नहीं है। हम कभी न जागने का प्रयत्न करते हैं, न सिंसियरली 3SR भी करने का प्रयत्न करते हैं। ये इनकी एक पीड़ा है कि जैसे बहरे कानों के अंदर हम बोलते रहते हैं और न कोई सुनना चाहता है, न कोई करना चाहता है। वो क्या कर सकते हैं और कुछ क्या कर सकते हैं वो? उन्होंने जो दिया है इतनी प्रेशियस चीज़ कि जिससे इतना फ़ायदा हो सकता है। अगर जागृति चाहिए तो जागृति मिलेगी, जो चाहिए वो मिलेगा इससे। सुख चाहिए तो सुख मिलेगा, शरीर का सुख चाहिए, बीमारी से मुक्त होना है, क्या नहीं इससे मिल सकता है 3 सर्विस। फिर भी पता नहीं हमारे अंदर एक आलस जो पड़ी है, हमारे अंदर एक जो ऊपर बताया ना, एक वैल्यू नहीं है, सफिशिएंटली वैल्यूड। हमको वैल्यू कभी भी हमने 3SRB को वैल्यू ही नहीं किया है गहराई से। और ये एक दुख की बात है कि हम उसको महत्व नहीं देते हैं और फिर हम पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। And some even on being told endlessly the benefit of 3SRB are yet asleep, अभी भी सोते रहते हैं। It can take away all negativity and give precious energy to progress। ये 3SRB जो है वो आपको अगर प्रोग्रेस करना ही है तो 3SRB को पकड़ो ना। जागृत तो आप सीधे सीधा तो रह नहीं सकोगे, जागृत ऐसे बनना तो नामुमकिन है समझो। और ये हमें एक खाली यही सिस्टम एक पूरी दुनिया में पड़ी है कि जो एक जागृति के साथ साथ में ये थ्री स्टेप हमको देती है कि अगर आपको जागना है तो ये आपको मदद करेगी। एक जागृति के लिए जो प्रेशियस एनर्जी चाहिए वो आपको देगी, प्रोग्रेस के लिए जो प्रेशियस एनर्जी चाहिए वो आपको देगी। पर पता नहीं, इट इज a reward unto itself, but one would still prefer to remain asleep, that is, be busy with one's daily routine in preference to be aware of 3SRB। आदमी को अपनी जो जो ये ट्रिवियल शुल्क जो बातें हैं ना बहुत पसंद है। छोटी छोटी बातों में उसको इन्वॉल्व रहना, एंगेज रहना, छोटे छोटे घर के कामों के अंदर, छोटी छोटी बातों के अंदर, और कहीं कहीं और जगह ऑफिस में, यहाँ वहाँ उसको एंगेज रहना पसंद है। 3SRB से, जागृति से वो भागता रहता है, वो उसका प्रयत्न नहीं करता है। वो उसके उसके विपरीत वो कहीं ना कहीं एंगेज रहता है टीवी के साथ, और आजकल तो मोबाइल के साथ। जब देखो जिसका मुंह जो है
उसका उसकी आंखें जो है मोबाइल के अंदर ही फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, पता नहीं। तो बस 3 SRB या जागृति के से अलावा हम सब कुछ करेंगे, बस इसको छोड़ के हम और सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इट सीम्स, कितना बजा है, ठीक। इट सीम्स दैट द मोर वन नोज, द मोर वन डज नॉट नो। अब ये भी एक, कई लोगों के अंदर एक बहुत बुरी ये क्यों होती है कि सब कुछ जान ले, और ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इस गुरु को सुनेंगे उस गुरु को सुनेंगे, न जाने क्या क्या एक ज्ञान का अंदर भरते जैसे कोई बक्सा है, इसमें कैसे माल भरना है, इस तरह बस भरते ही जाओ। इधर से सुनेंगे उधर से करेंगे कुछ नहीं, सब सुनेंगे और बातें करेंगे, पर करने के लिए है तो कोई नहीं, वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप जानोगे इतना आपके अंदर अज्ञान डेवलप होगा। ऐसा मत समझो कि आपने कुछ पढ़ लिया तो ज्ञानी हो गए। ये सब कचरा है उनके मुताबिक, क्योंकि वो मिसलीड करता है। फिर आपके अंदर कोई एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन ही नहीं रहता है। ये सुना तो ये करने लगे, वो सुना तो वो करने लगे, फिर कुछ नहीं होता है। तो जो कुछ करना है एक चीज पकड़ के रखो और उसके अंदर गहराई के अंदर उतरो। बार बार हर जगह पर कुआं खोदने से पानी नहीं मिलता है, एक ही जगह डीप जाने से पानी मिलता है। तो बहुत पढ़ना या बहुत सुनना कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों को देखता हूँ कहीं ना कहीं इधर से सुनते रहते हैं और फिर क्लिप को शेयर करते हैं, देखो देखो ये कितनी अच्छी बात है। भाई इसने अच्छी बात बताई, पर तुम्हारे अंदर क्या है, सुन के तुमको क्या हुआ? एक एक औंधी जागृति बढ़ी तुम्हारे अंदर कभी भी? और जॉब इज नॉट नेसेसरी टू नो बट टू बी। देखो क्लियरली यहाँ कहते हैं कि हमारा काम कोई जानने का है ही नहीं, हमारा काम तो होने का है। हम जो है, जो हमारे अंदर जो है हमारे साथ तो जियो। जो हम है उसको तो जानो, मैं कौन हूँ उसको तो कुछ जानो, मैं क्या हूँ उसको जानो। और बहुत सारी चीज जानते रहेंगे, इधर का जानेंगे उधर का जानेंगे, उसने क्या कहा उसने क्या किया, साइंस क्या कहता है, दूसरे फिलोसोफर क्या कहते हैं, सब जानने के लिए हम तैयार है, पर नॉट टू बी, क्या है उसके अंदर रहने के लिए हम तैयार नहीं है। अवेयरनेस हैज डिग्रीज एंड यू मस्ट फाइंड वेज टू इंक्रीज इट। तो ये हम जानते हैं कि जैसे चंद्रमा की जो डिग्री होती है, इस तरह अवेयरनेस की भी डिग्री होती है, और हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स लाइक alchemy and essence do not mean much compared to entering the path and seeking to remain awake। तो कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पकड़ लो, ये पकड़ लो, और एल्केमी का पकड़ लो और इसका पकड़ लो, कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कोई आपको उससे कोई जागृति में मदद मिलने वाली नहीं है। न ज्यादा सुनने से जागृति में मदद मिलने वाली है, न ज्यादा पढ़ने से जागृति में मदद मिलने वाली है। हाँ, कुछ करना है तो थोड़ा 3 स्टेप करो कि एक अवेयरनेस, एक एनर्जी जो है वो अंदर कांस्टेंट जनरेट रहती है। जब एक 3 स्टेप हम करते हैं तो एनर्जी का एक सर्कुलेशन अंदर बना रहता है, जो हमें धीमे धीमे भी जागृति की ओर ले जाता है, थोड़ा बहुत भी हमको जागृत करता है। क्योंकि यहाँ 3 SRB भी बेहोशी में नहीं होता है। ये 3 SRB करने के लिए भी थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में तो आना पड़ता है, जागृति होनी चाहिए। तो करना है तो 3 स्टेप करो। इसमें टाइम गंवाते हैं उसमें टाइम गंवाते हैं, पेपर लेके बैठ जाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। पर ये जो काम की चीज है, जो हम समझते हैं, अब जो कोई ना समझे इसके लिए तो अलग बात है। अब इतना सारा समझा, इतना समय, इतने साल इसके अंदर लगा दिए, फिर भी सिंसियर नहीं बन सकते हम। Subjects like alchemy and essence do not mean much compared to entering the path and seeking to remain awake. People seem to forget and not understand that words are only symbol that point to a silent reality। तो लोग ये समझते नहीं है कि जो ये ये देखो, जैसे कि हम ये अवेकनिंग का ये चैप्टर पढ़ते हैं तो ये क्या है, ये एक सिंबल है।
ये कुछ कुछ बताना चाहते हैं कि भाई ये ऐसा है, ऐसा हो सकता है, एक स्थिति ऐसी बन सकती है। तो एक ये सिंबल है, वो वर्ड जो है वो एक सिंबल है, इतना ही इसको हमें जानना है, समझना है। और वो हमें जो साइलेंट रियलिटी है, ये जैसे कि अवेकनिंग एक साइलेंट रियलिटी है, तो उसकी और हमें पॉइंट आउट करती है कि भाई देखो ये शब्द के द्वारा हम ये समझने का प्रयत्न करते कि जागृति क्या है। तो ये एक साइलेंट रियलिटी की ओर इशारा करती है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। यही इतना समझना है। तो हम जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका एक ध्येय ऐसी यही होना चाहिए कि वो रियलिटी की ओर अगर इशारा करता है कि नहीं, तो रियलिटी की ओर इशारा नहीं करता है तो कोई काम की चीज नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ हम विराम करते हैं। बहुत सारी चीज आज हमने देख ली, उसके ऊपर काम करना जरूरी है। जितना पढ़ेंगे उसे और काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। अभी चैप्टर खत्म होने जा रहा है, लास्ट मीटिंग में शायद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर भी सवाल तो यही उठेगा कि इतने 10 लेक्चर के अंदर हमने किया क्या। ये 10 लेक्चर मतलब 10 वीक से हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या प्राप्त किया हमने, हमारे अंदर कितनी जागृति का प्रयत्न बढ़ा। जागृति नहीं बढ़ती है, ठीक है, प्रयत्न तो बढ़ा सकते हैं हम। हमने प्रयत्न कितने किए। जागृति की चलो दूर की बात है, तो प्रयत्न तो करो, प्रयत्न तो कर सकते हैं हम। तो यहाँ हम रुकते हैं अगले हफ्ते के लिए। बाकी आगे देखेंगे, किसी को कोई प्रश्न है तो इसके बारे में, रिश्ते या जागृति के बारे में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दारा साहब नमस्ते। नमस्ते। रमेश मुंबई से। हाँ जी। आज हाँ जी। आज आपने जो कहा कि जो नेगेटिव इमोशंस है वो हम्म। एक एनर्जी देते हैं, तो मैं उसको समझा नहीं ठीक से। नेगेटिव इमोशन इटसेल्फ जागृति को लेके ही आती है। मैंने जैसे बताया कि क्रोध आता है तो क्रोध अपने आप में इटसेल्फ वो एक एनर्जी है। तो क्रोध आता है तो देखते हैं ना कि कैसा हमारा एक बॉडी की साइन हो जाती है। एक बॉडी गर्म हो जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है, श्वास फूल जाती है, आंखें बड़ी हो जाती है। तो कोई अंदर एक एक एनर्जी एक एक्टिव होती है, जो हम एक्टिव नॉर्मल एनर्जी आ कोर्स में जाती है। हाँ, एनर्जी एक्टिव होती है। वो एनर्जी, तो कहते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि गुस्सा आया तो गुस्सा को छोड़ दो, एनर्जी को पकड़ लो। या सेक्स की एनर्जी है, सेक्स आया तो सेक्स को छोड़ दो, सेक्स की एनर्जी को पकड़ लो और उसको एक फील करो, उसकी संवेदना है उसको लो। उसकी जो एक जो एक सेंसिटिविटी उसके अंदर से हम ले सकते हैं, सेंसिटिव बन सकते हैं, एक संवेदना को उसको हम ले सकते हैं। तो कोई भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो कोई ना कोई एनर्जी तो लेके ही आता है। तो वो नेगेटिव इमोशंस को छोड़ दो, जो वो एनर्जी लेके आया उसको पकड़ लो, तो हमारा काम बन जाता है। ठीक है। थैंक यू। बोलो और कोई। तारा साहब। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। સર તમે જે કીધું ને બોલો। પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં થોડું હાર્શ हाँ કે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં થોડું હાર્શ કે નિષ્ઠુર બનવું પડે તો એ ખબર ના પડી. એટલે તમે એક સ્થિતિ આપણે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં આવીએ ત્યારે પહેલા કેવી સ્થિતિ હોય, બેહોશી હોય, બરોબર છે. તો બેહોશીની અંદર તો કેટલું આમ સવલત છે, એક આનંદ છે, કઈ કરવાનું રહેતું નથી. अब જો તમે જે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં આવો છો તો એક આપણે જાતની સાથે એક નિષ્ઠુર થોડાક બનતા હોય ને, મતલબ કે એક કેવું એક આપણે પ્રયત્ન કરીને જાગવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે શું થાય કે ઘણી વખત ટાઈમ બિંગ એક સેજ અનપ્લેઝન્ટ બી લાગે, હાર્શ બી લાગે આપણને, પણ એ એક એ પ્રેઝન્ટની અંદર આવવું જરૂરી છે. એ ગમે તે આપણને લાગતું હોય પણ આપણે પ્રેઝન્ટમાં આવવું જરૂરી છે, અને એ આપણી રાઇટિયસ ડિમાન્ડ છે. એ આપણી એક જરૂરિયાત છે, એક આપણી માગણી છે કે આપણે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટની અંદર આવવું જ જોઈએ. તો હાર્શ એ અર્થની અંદર છે કે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં આવવું એકદમ એટલું ઈઝી નથી હોતું, કારણ કે જે કંઈ કરતા હોય જેમાં એક આપણને
સુખ હોય બેહોશીની અંદર જે કંઈ આપણે કરતા હોય અને પછી થોડું જાગ્રત બનવું પડે છે. તો એક હાર્શ કન્ડિશન બનતી હોય છે. તો દરેક વખત એ નથી બનતી એવું જરૂરી નથી, પણ કંઈક વખત એવું એક ફિલિંગ આવતી હોય છે આપણને. બીજું કોઈ? હેલો. બોલો. હા બોલો. હા સર, નિકિતા બોલું. હા. આપે કીધું કે જે કર્મ એમ કે કોઈને છોડતું નથી, પાછળ આવે છે, બરાબર, બહુ પડે છે. તો એને ખબર હોય કે ભાઈ આપણાથી ભૂતકાળમાં કે ગમે ત્યારે આવી ભૂલ થઈ, આપણે એને કરેક્ટ એક્સરસાઇઝ દ્વારા માફી માંગીને જે કરીએ 3SRB દ્વારા, તો એ કર્મ તો આપણે ભોગવવું જ પડે. તો એ કેવી રીતે એનું સમજવાનું? એક બે વસ્તુ છે. એક પ્રારબ્ધ છે ને, એક પ્રારબ્ધ નિશ્ચિત થઈ જાય છે આપણી જન્મ વખતે જ. એક અમુક જે આપણા આગલા જન્મોના જે કર્મો હોય છે એને આધીન અમુક વસ્તુઓ ફિક્સ થઈ જતી હોય છે. જેમ કે અમુક જાતની બીમારીઓ, કોઈ ઘેરી બીમારીઓ કે અમુક જાતની વસ્તુઓ જે છે એ એક ફિક્સ થઈ જતું હોય છે. બધું ફિક્સ નથી હોતું, બાકીનું બધું પ્રોબેબિલિટી ને પોસિબિલિટીની ઉપર ચાલતું હોય છે કે તમે આમ કરશો તો આમ થશે, આમ કરશો તો આમ થશે. બીજું બધું લાઈફની અંદર ઘણી વસ્તુઓ આપણી એક એટીટ્યુડની ઉપર થતું હોય છે કે અમુક એટીટ્યુડ કરશું તો એની પર પછીથી એનો એક રિઝલ્ટ જુદો આવશે. પણ અમુક બેઝિક વસ્તુઓ તો એક પ્રકૃતિએ એક ફિક્સ જ કરી દીધી હોય છે. એને આપણે ભોગવ્યા સિવાય કોઈ છૂટકો જ નથી. પણ એટલું છે કે એને આપણે હસતા હસતા ભોગવી લઈએ, અને બીજું કે ભોગવતા ભોગવતા આપણે એને ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકીએ, એટલે સફરિંગનો આપણે ઉપયોગ કરી લઈએ આપણી જાગૃતિની અંદર, તો એક આપણો એક પર્પઝ બની જતો હોય છે. બાકી જે પ્રારબ્ધ નિર્માણ થઈ ચૂક્યું, આપણને ખબર નથી શું નિર્માણ થયું છે તે, પણ જે નિર્માણ થયું છે ને જે રીતના આવતું હોય છે, એટલે જે રીતના આવતું હોય છે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આ જે રીતના આવ્યું છે એ નિર્મિત છે, અને હવે આનાથી હું ભાગી નહીં શકું, આમાંથી મારે પસાર થવું જ પડશે. તો એ એક પછી આપણે એને એક્સેપ્ટ કરી લેવું પડે. અને અમુક વસ્તુઓ એવી છે કે જેને આપણે એવોઈડ બી કરી શકીએ, અથવા તો આપણી ભૂલોને લીધે અમુક વસ્તુઓ બનતી હોય છે. તે જુદી વસ્તુ છે, પ્રારબ્ધ જુદી વસ્તુ છે. બરાબર? ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે. બીજા કોઈને કઈ? ઠીક છે, પ્રશ્ન નહીં હોય તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ દાદા સાહેબ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ દાદા સાહેબ. થેન્ક યુ સાહેબ. થેન્ક યુ દાદા સાહેબ. થેન્ક યુ.